तो सर F5 का पेपर या कोई भी स्किल्स का पेपर हो, कोई भी स्किल्स का पेपर है, सबसे इम्पोर्टेंट तरीन डॉक्यूमेंट ये सिलेबस डॉक्यूमेंट है। तो मैं अक्सर चेक लिस्ट बोलता हूँ। आप लोगों ने प्रिपरेशन की, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल बजटिंग एंड कंट्रोल डी एरिया बजटिंग सीखी, इसके अंदर वेरिएंस एनालिसिस की भी डिस्कशन आती है, वो सीखा, आप लोगों ने पढ़ लिया करके क्या मेरी अप टू दी मार्क पेपर लेवल की प्रिपरेशन हो गई है, क्या मुझे सारी चीज़ें आती हैं जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से। आप जाएंगे इसी सिलेबस एरिया की डिटेल गाइडलाइन में, डी एरिया खोलेंगे, डी एरिया में फॉर एग्जांपल ये खोलेंगे, फॉर एग्जांपल ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस एक आएगा, वेरिएंसेस होते हैं। तो आप ना ये कैलकुलेट आइडेंटिफाई कॉज ऑफ एंड एक्सप्लेन मटेरियल मिक्स और यील्ड, क्या मुझे मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस आता है, कैलकुलेट करना आता है? अगर तो आप कहते हैं यार ओके है, इट मीन्स के ये सिलेबस एरिया आपका तैयार। मैं जो चेक लिस्ट कह रहा हूँ ना, तो ये सबसे बेहतरीन चेक लिस्ट है। एक सबसे मजे की बात तो ये है कि ये ACCA वालों का दिस सिलेबस का डॉक्यूमेंट है, और हमने पढ़ना कहाँ से है? ACCA वालों की प्रोवाइडेड करदा सारा का सारा मटेरियल स्टडी हब से। तो ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। ज़रूरत तो ऐसा कोई नहीं थी, बट अगेन स्पेशली जो लोग कैप्लन वगैरह से पढ़ते हैं उनके लिए तो ये डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल में फ़र्ज़ हो जाता है फिर देखना ये वाला कि क्या सारी चीज़ें कवर अप कर लिए। तो सर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है। फिर इस सिलेबस एरियाज़ जो हैं वो आप लोगों के टोटल सिलेबस एरिया 5 है, टोटल सिलेबस एरियाज A, B, C, D और E। ये जो एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्निकल स्किल्स हैं, ये वही आपका स्प्रेडशीट और एक्सेल का नॉलेज है। ये आपका F5, 6, 7, 8, 9 और प्रोफेशनल के चारों पेपर्स का ये एक सिलेबस एरिया सबसे आखिर में लिखा होता है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि इनफ स्किल्स होनी चाहिए। इसका जैसे पेपर का स्ट्रक्चर की बात करूं तो पेपर का स्ट्रक्चर 100% सेम है। F7, F7, F9 और F5 कॉपी पेस्ट सेम है। इवन टैक्सेशन का जो C एरिया है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे F7 में, F9 में और इस F5 में C एरिया में दो दो क्वेश्चंस आते हैं 20-20 मार्क्स के। और मैंने तो ज़माना जाहिलियत में दिया था टैक्सेशन का पेपर, मेरे ख्याल में उसमें जो दो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बाकी कोई मेरे ख्याल में डिफरेंस नहीं है। तो तकरीबन F5, 6 और 7 और 9 का बिल्कुल पेपर का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम है। ए एरिया 15 OTQs हैं 2 मार्क्स के, 30 नंबर के हो गए। फिर MTQ आ गए आपके 3, ईच कैरी 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का ये हो गया, 60 नंबर हो गए। और बाकी 40 मार्क्स के दो क्वेश्चन है 20-20 मार्क्स। तो इस क्लास में, पहली क्लास में बताने का फ़ायदा कौन ही है कि कौन से सिलेबस एरिया के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है। नॉर्मली वो क्या कहता है कि A और B जो सिलेबस A और B सेक्शन होगा पेपर का, वो कहीं से भी वो टेस्ट कर सकता है। B में फिर थोड़ा बहुत हिंट दे देता है, A के बारे में तो कहता है मैं जहाँ से मर्जी है पूछूं। C जो एरिया है F7 की तरह, F9 की तरह, यहाँ पे F5 में भी जो सिलेबस एरिया C है उसमें उसने बताया हुआ है कि मैं कहाँ कहाँ से पूछूंगा। तो आप लोगों को जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बजाय इसके कि मैं अभी से मेंशन करना शुरू कर दूं कि यार ये चैप्टर्स जो हैं ये उससे रिलेट करते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा यार ये वो सिलेबस एरिया है जहाँ से एक्सपेक्टेड है कि सी में इसका क्वेश्चन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, ये जो आपके आखिरी 4 चैप्टर्स हैं 15, 16, 17, 18, उसने क्या दिया भाई, एक क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन पक्का। परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला सिलेबस एरिया, ये सिलेबस एरिया बनता है आप लोगों का ई, ये वाला पक्का एक क्वेश्चन। ये सी के बारे में उसने बता दिया, सी के बारे में उसने अच्छा मजे की बात, हमें कौन बता रहा है? सर ये खुद बता रहे हैं, ये सिलेबस ये डॉक्यूमेंट बता रहा है हमें कि कहाँ कहाँ से आएगा। अगर मैं ओपन करूँ, ये देखो, सेक्शन सी ऑफ द एग्जाम कंप्राइजेस 20-20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, वन ऑफ 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन विल कम फ्रॉम परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल एरिया, और एंड अदर विल कम फ्रॉम डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स
एंड या और बजटिंग एंड कंट्रोल एरियाज। ये जो आपके डिसीजन मेकिंग है, बी और सी। ठीक है, तो ये आपके साथ ये आ गया सी, बी सॉरी नहीं है, बी सॉरी नहीं है, सी और आपका सी और डन, समझ आ गया ना। तो इन दोनों में से भी आ सकता है 10 10 12 8, जो मर्जी बनाए, 15 5। एक क्वेश्चन दे, दोनों में से पूछ ले, और एक क्वेश्चन उसमें से पक्का है। इसमें ई में तो कंफर्म 100% है, और यहाँ पे सी में से भी आते रहते हैं। अभी रिसेंटली अगेन वही वाली बात है कि पेपर एक ही हॉल के अंदर डिफरेंट चल रहा होता है, किसी का सी में से आ जाता है, किसी का डी में से आ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जिसने सी के अच्छा पढ़ा होता है उसका डी में आता है, और डी के जिसने अच्छा पढ़ा होता है उसका सी में से आता है। तो ये अगेन अब यहाँ पे बात की जाए तो सिलेबस एरिया जो बी है आप लोगों का, मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत इधर थी तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ना एक आइडिया देने के लिए कि चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है ना वो सिलेबस एरिया बी है, सिलेबस एरिया बी है। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 4 5 6 7 5 चैप्टर्स है, ये आपका सिलेबस एरिया सी है, डिसीजन मेकिंग है। फिर आपका बजट्स वाला और वो जो वेरिएंस एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाता है 8 9 10 11 12 और 13, और फिर सॉरी 14 भी है, फिर 15 16 17 18 जो है वो आखिरी में ले रही है। तो ये सारा डिवाइडेड है सारा। यारा जी सिलेबस F9 के कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिव अगर मैं बात करूँ ना तो कम है। बाकी इसको असल में पढ़ते पढ़ते शामा पै जाती है ना, मतलब समझते समझते रोला ये है इसको। तो सर ये चीज़ है, इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं, भाई आपको स्टार्ट करवाता है। और अगेन स्टार्ट करते हैं, ऐसा को फ़ायदा तो कोई नहीं होगा इस बात का। F2 से रिलेटेड डिस्कशन होगी, F2 पढ़े पढ़े जवानी में आप लोगों ने पढ़ी होगी F2, अब तो माशाल्लाह F2 दिए हुए कितना अरसा। सर मैं बिस्मिल्लाह करने लगा हूँ, आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, और अल्लाह ताला मुझे अच्छा पढ़ाने की तौफीक दे, आप लोगों को अच्छा पढ़ने की और समझने की तौफीक दे अल्लाह ताला। मैं चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ, चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, ये चैप्टर वो है जो ज़माना जाहिलियत में आप लोगों ने F2 के अंदर भी पढ़ा। इसके अंदर फार्मूलाज हैं, बड़े लंबे चौड़े फार्मूलाज हैं, कोई 6 7 8 फार्मूलाज हैं। तो फार्मूलाज की तरफ नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है। फार्मूला, ये फार्मूला कर लिया जी, आ गया ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, या CVP एनालिसिस आ गया। CVP एनालिसिस वैसे अगर मैं एक छोटी सी बात करूं 1 मिनट 2 मिनट में, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वॉल्यूम के चेंज होने से, वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ अ सेल, वॉल्यूम ऑफ अ सेल के ऊपर नीचे होने से, हम ज़्यादा यूनिट्स बनाएं कम यूनिट्स बना के सेल करें, इसकी वजह से कॉस्ट के ऊपर, फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हम बस अब एक मज़े की चीज़ देखिएगा इसके, इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो सिनेरियोज होंगे, जो डिस्कशन होगी, यही हो रहा होगा कि मटेरियल की कॉस्ट, फलानी कॉस्ट अब ऊपर हो गई है, फलानी कॉस्ट नीचे हो गई है, प्रोडक्शन लेवल ऊपर हो गया नीचे हो गया है, इस कंडीशन में नंबर ऑफ यूनिट्स फलाना, कॉस्ट ऊपर नीचे हो रही होगी, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा होगा, हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर यही डिस्कशन होती रहेगी। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का एक आप कह लें पहलू है, एक हिस्सा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, आप लोगों के सामने एक डाटा लिखता हूँ, फिर इसको सोचने समझने की, और आपने सिर्फ डिस्कशन सुननी है, ठीक है, लिखना शिखना बेशक नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ये सारा जो भी लिखूंगा ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सुनिएगा ज़रा यार। हमने सेल्स की 5000 यूनिट्स, और एक यूनिट सेल किया 12 रुपए का। हमारी
टोटल सेल्स कितनी जनरेट हुई? $60,000। मैं सेल्स में से एक कॉस्ट लेस कर रहा हूँ, वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से इन टोटल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पर यूनिट कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन इन टोटल में वो क्या होती है? चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट लिख रहा हूँ, 5,000 यूनिट्स बेचने पे हमने जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर की, वो की है $7 पर यूनिट। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर हुई है, वो इनकर हुई है 35,000। एक बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, इस वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन वाले खर्चे भी शामिल हैं और नॉन प्रोडक्शन भी शामिल है, मतलब वो सेलिंग और एडमिन के वेरिएबल खर्चे भी शामिल हैं। सारी वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें। तो बचपन में हमने एक टर्मिनोलॉजी सीखी थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन सीएम बोलते थे इसको। सीएम क्यों बोला जाता है, इसकी तरफ भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया? 25,000। मैं एज्यूम करता हूँ कि इस कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? वो भी है 25,000। तो मेरा आंसर आ गया 0। मैं कहूँगा यार 5,000 यूनिट्स ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मैं ब्रेक इवन पॉइंट बता रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है, ना कंपनी को लॉस हो रहा होता है। तो मैं कह रहा हूँ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ यूनिट्स कितना है? 5,000 यूनिट्स। मैं ये भी कह सकता हूँ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है $60,000। यह मैं किस पे बात कर रहा हूँ? ये इन टर्म ऑफ अमाउंट बात कर रहा हूँ। $60,000 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म ऑफ यूनिट्स में या इन टर्म ऑफ डॉलर्स में। सही है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? कि जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। एक खूबसूरत या एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि मैंने टोटल 2 कॉस्ट्स को अकाउंट फॉर किया है। 2 तरह की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है। ये जो हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये कहता है कि आप एज्यूम करें कि दुनिया में फ़िलहाल 2 तरह की कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक फिक्स कॉस्ट है। तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को हमने सेल्स में से लेस किया, हमने देखा ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हम कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, ये भी कह सकते हैं, एक और बात कर सकते हैं, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल है टोटल कॉस्ट के। जाहिर सी बात है, सारी कॉस्ट, सारी रेवेन्यू में से, इनकम में से सारी कॉस्ट लेस कर दे तो क्या आएगा? अगर दोनों बराबर हो गए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी कह सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस ये भी कह सकते हैं, या वो पॉइंट जहां पे टोटल रेवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट। एक और भी कह सकते हैं, एक और तरीका भी कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल होता है किसके? फिक्स कॉस्ट के। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है फिक्स कॉस्ट के। टोटल रेवेन्यू इक्वल है किसके? टोटल कॉस्ट के, या नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑटोमेटिकली ये दोनों पॉइंट ही ऐसे हैं जिसके ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट होगा ना कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा। सही है, समझ आ गए? एक मजे की बात देखें, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 रुपए की सेलिंग प्राइस, 7 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? $5। हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? कितना है जी? 25,000। हमारी सेलिंग प्राइस वैसे कितनी है टोटल? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है हमारा? जाहिर जी गल है, एक काम अगर हम करें, टोटल सेल्स जो कि कितनी है? 60,000। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, किससे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। ये भी डॉलर में है, सेलिंग प्राइस भी डॉलर में है। डॉलर डॉलर से कैंसिल होकर आंसर किस में आ जाएगा? यूनिट्स में आ जाएगा। मेरी टोटल सेल है 60,000,
और मेरी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है $12 पर यूनिट, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 5000 आएगा। डॉलर डॉलर से कैंसिल हो गया और किस में आंसर आ रहा है, यूनिट्स में आंसर है 5000 यूनिट। एक आसान सी बात, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। एक और काम कर लेते हैं इसी तरह का, ये तो मैथमेटिकल डिस्कशन जा रही है। मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 25,000 आई थिंक, और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 5। अगेन किस में आंसर आएगा, यूनिट्स में आंसर आएगा। कितना आएगा, सॉरी डॉलर नहीं, 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन इज 25,000 और मेरा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, $5 पर यूनिट। एक कंपनी है या एक बिजनेस है जो जिसको पता है कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 25,000 है। वो बिजनेस कहता है यार मुझे ना 10,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है। 10,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है तो इट मीन्स के 10,000 रुपये का प्रॉफिट अगर हो इसके पास, 25,000 रुपये उसका बिजनेस की क्या हो, फिक्स कॉस्ट हो, तो उसे कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, 35,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब वो कह रहा है 35,000 का मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने सेम रखा है, कोई और चेंज नहीं किया, सिर्फ बिजनेस पता चलाना चाह रहा है कि मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो, फिक्स कॉस्ट कितनी है 25,000 और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, $5 पर यूनिट। तो आंसर क्या आएगा, अगेन किस में आएगा, पहले बताएं किस में आंसर आएगा, यूनिट्स में आंसर है कितना, 7,000। तो हम बता देंगे भाई तू क्या कर, अगर तुझे फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है प्लस क्या करना है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी कमाना है, तो एक काम कर, इतने यूनिट्स बेच। ऐसा ही है, देख लेते हैं, वैसे इस तरह ही होगा। वो कह रहा है 7,000 यूनिट्स बेचो, एक यूनिट कितने का बिकेगा, 7, कितने का था, सॉरी 12 का ही था ना, एक से तो कितना आ गया 84,000। ये उसकी आ गई सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 7,000 यूनिट्स और 7, कितना आ गया 49,000। क्या आ गया आंसर जी आपके पास, 35। अच्छा 35,000 यहाँ पे था, 35,000 मतलब वो जो कह रहा था कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, 25,000 रुपये तेरी फिक्स कॉस्ट है, 10,000 रुपये का तुझे प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब है तुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, 35,000 तुझे 35 वही आ गया, कंट्रीब्यूशन तुझे इतना चाहिए और फिक्स कॉस्ट कितनी है 20, इसका मतलब 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, समझ आ गई। तो फार्मूला वैसे वही था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट में आंसर आता है। एक और कहता है नहीं यार 10,000 नहीं, लालची हो गया, मरना नहीं है उसने। वो कहता है जी 10,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, या चलो 20,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए, 20,000 रुपये का प्रॉफिट कर अर्न करना है। तो 20,000 रुपये का अगर प्रॉफिट अर्न करना है, 25,000 रुपये उसकी फिक्स कॉस्ट है, तो उसे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इसका मतलब है चाहिए, कितना बन गया, कितना बन गया 45,000। 45,000, ये क्या कर रहा है, मुझे 25,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है। तो ये ना वो कह रहा है मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, 20,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट भी अर्न करना है, 25,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट भी, इसका मतलब है वो कह रहा है मुझे डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरे कितना है 45,000 डिवाइडेड बाय अगेन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आंसर आ जाएगा 9,000। आप चेक कर लीजिएगा 9,000 यूनिट्स पे आप दोबारा निकालें तो आपको लाजमी 20,000 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये जो न्यूमिरेटर है ना, न्यूमिरेटर ये वैसे तो है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। इसको मैं कह सकता हूँ ना, ये फिक्स कॉस्ट प्लस यहाँ पे 45,000 और ऊपर थोड़ी देर पहले 35,000, ये था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। इसको मैं कह सकता हूँ, एक नाम दे रहा हूँ, ये मेरा डिजायर्ड क्या है, कंट्रीब्यूशन।
डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, ऐसा ही है ना, नाम इसको दे डिजायर्ड, मुझे इतना कंट्रीब्यूशन। अगर कोई बंदा बता दे मुझे प्रॉफिट इतना चाहिए, फिक्स कॉस्ट उसको पता हो अपनी बिजनेस की, तो इसका मतलब वो दूसरे दूसरे लफ्जों में कह रहा है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू मुझे इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए। अच्छा, एक बिजनेस है, वो कहता है मुझे यही बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल यही बिजनेस है, वो कहता है यार नहीं कोई प्रॉफिट नहीं, मुझे पता चलाना है ब्रेक इवन पॉइंट में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूं सेल करूं कि मुझे ना प्रॉफिट हो ना, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट का पता चलाना है। दूसरे लफ्जों में से कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करना है, जितनी उसकी फिक्स कॉस्ट है, जितनी उसकी फिक्स। नो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा जितनी उसकी फिक्स कॉस्ट है, वो जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है कितना होगा जितनी उसकी फिक्स कॉस्ट है। तो फार्मूला क्या बन रहा है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारे क्वेश्चन में 25,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5। तो आप चेक करें आंसर क्या आएगा, वही 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स, क्योंकि अब मेरा जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है वो कितना है जितनी मेरी फिक्स, मुझे पता ही क्या चलाना था, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है बेसिकली एक मैथमेटिकल, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप है, नथिंग एल्स। वो नाजल को नहीं हुआ, बेसिकली ये पीछे लॉजिक थी इसकी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। असल में जो न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट, नाम तो फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है लेकिन है बेसिकली वो मुझे मेरे लिए क्या है, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है, मुझे कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब है मैं क्या पता चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट पता चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। डन। तो एक फार्मूला हमने देखा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। एक और चीज है, हमने एक और फार्मूला देखा है कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं चाहिए भाई, मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, जैसे 10,000 पहले चाहिए था फिर 20,000, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगेन आपको ब्रेक इवन पॉइंट तो नहीं बताएगा नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, लेकिन आपको रिक्वायर्ड सेल्स बता देगा इन टर्म ऑफ यूनिट जो आप बेचे, तो आपको क्या हासिल होगा, इतना प्रॉफिट अर्न होगा, दूसरे लफ्जों में इतना कंट्रीब्यूशन अर्न होगा। तो ये न्यूमरेटर हमेशा से क्या है इस फार्मूला के अंदर, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। अगर तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट का पता चलाना है, इसका मतलब है डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन मेरा कितना, जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। अगर मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए और मेरी 25,000 रुपए फिक्स कॉस्ट है, तो इट मीन्स कि मुझे डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, 35,000। अगर मुझे 25,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, 25,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, ये डिजायर्ड प्रॉफिट इस 25,000 और मेरी फिक्स कॉस्ट भी 25,000 है, तो इट मीन्स कि मुझे कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करना है, 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न हो, 25,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट लेस हो, तभी मुझे प्रॉफिट आएगा कितना, 25,000। तो मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना बना, 50,000। अगेन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही है, दो फार्मूलास हो गए, फिट हो गए। और चीज देखिएगा जरा, सर एक और चीज, सेल्स मेरी है, सेल्स नहीं कहना चाहिए, नॉर्मली सेल्स का जो वर्ड होता है वो स्पेसिफिक होता है टोटल के साथ। सेलिंग प्राइस मेरी 12 है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी थी 7, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था 5। अच्छा इन टोटलिटी में बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 8,000 यूनिट सेल करता हूँ अगर फॉर एग्जांपल, तो 12 8 कितना होता है 96, पहाड़े भूल गए, 96 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 56,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा मेरा 30 या 40,000। डन। मैं आपसे एक बात पूछूं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है मेरी सेल्स का, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है मेरी सेल्स का, मतलब न्यूमरेटर में क्या रख रहा हूँ, क्या चीज़, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितने परसेंट है मेरी सेल्स का। तो वेरिएबल कॉस्ट को न्यूमरेटर बनाऊंगा, डिनोमिनेटर भी मैं क्या बनाऊंगा 96,000,
और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 100। ऐसे ही ना मुझे जो पता चल जाएगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है मेरी सेल्स का, कितने परसेंट है वैसे, सॉरी 58% है। अच्छा ये जो रेशो होती है या इन टाइम्स आप परसेंटेज में आंसर निकालें या टाइम्स में आंसर निकालें, ये हमेशा जो परसेंटेज होती है ना ये किसकी परसेंटेज है, जो भी चीज आपने न्यूमरेटर में रखी है, जो भी चीज आपने न्यूमरेटर में रखी है। आपने न्यूमरेटर में लीटर्स रखे हैं, डिनोमिनेटर में केजी रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 किया या नहीं किया, जो भी वट एवर, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, टाइम्स में निकाला है, तो जो भी आंसर आया है 16 आंसर आया है। ये 16 क्या है, बेसिकली 16 लेटर्स है, 16 लेटर्स है। ये मैथमेटिकल एक चीज है कि आप रखते थे मार्क्स ऑब्टेन मेरे 86 हैं आउट ऑफ 100, 86 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 86% आंसर। वो 86% क्या है, जो चीज न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में क्या रखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड 86% है मेरे, जो भी चीज न्यूमरेटर में रखी है मार्क्स। किसका 86%, एक तो ठीक है समझ आ गई, 86% है मार्क्स ऑब्टेन्ड, किसका 86%, जो भी चीज डिनोमिनेटर में, जो भी चीज डिनोमिनेटर में। अभी मैंने न्यूमरेटर में क्या रखा है, वेरिएबल कॉस्ट। ये जो आंसर है ये ना 58% इज वेरिएबल कॉस्ट, किसका, जो चीज मैंने डिनोमिनेटर में रखी है, जो चीज मैंने डिनोमिनेटर में रखी है। अच्छा ये अगर 58% आ गया है, वैसे एक बार काम कर लें आप, बेशक आप इसको पर यूनिट की बात करें, 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तब भी 58% ही आएगा मेरे ख्याल में, ये तो अंडरस्टूड है। दोनों मल्टीप्लाई बाय सेम यूनिट से मल्टीप्लाई हुए। आप इन टर्म ऑफ पर यूनिट की बात कर लें, टोटल की बात कर लें, परसेंटेज सेम ही आएगी। ठीक है, बेशक करके देख लें। एक और काम करते हैं, हम कहते हैं जरा एक काम करें, जरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने परसेंट है मेरी सेल्स का, 5 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, सेल्स कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 12 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आएगा 42%, 42%। मेरा अब मैं क्या, अब मैंने न्यूमरेटर में क्या रखा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, डिनोमिनेटर में क्या रखा है सेल्स। मेरा कंट्रीब्यूशन अगेन ये परसेंटेज किस चीज की है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, 42% इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, किसका, सेल्स का। मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने परसेंट है मेरी सेल्स का। तो अगर आप टोटल की बेस पे निकालेंगे 100% वही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो वही अराउंड 42% ही है। टोटल की बेस पे करें या पर यूनिट की बेस पे करें, ठीक है। एक चीज है, दोनों विद रिस्पेक्ट टू सेल है, दोनों में बेस सेल्स है जिसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई हो रही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन दोनों विद रिस्पेक्ट टू सेल्स निकल रहे हैं। तो अगर हमारा वैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है 42% है, तो अंडरस्टूड है 100 में से कितने परसेंट लेस हुआ है, तो 52% आंसर आया है, 58% लेस हुआ है। हमें कोई एक चीज पता चल जाए, ये पता चल जाए, अगर हम पता है वेरिएबल कॉस्ट इज 58% ऑफ सेल्स, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी 42% ऑफ सेल्स, कंफर्म। दोनों विद रिस्पेक्ट टू, और बॉस क्या है, किसके ऊपर परसेंटेजेस अप्लाई हो रही है, सेल्स के ऊपर, बेस इज सेल्स। और बेस हमेशा मैथमेटिक्स में चौथी पांचवी में जब हम नाक बहते थे उस वक्त हमें टीचर ने बताया था कि बेस 100% होती है, बेस क्या होती है हमेशा 100, जिसके ऊपर परसेंटेजेस अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। अच्छा हमने एक चीज सीखी थोड़ी सी, वैसे इट मीन्स के जुगाड़ लग सकता है किसी चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वेरिएबल कॉस्ट पता कल चल गई, वेरिएबल कॉस्ट इज 7, वेरिएबल कॉस्ट इज 7, कुछ भी नहीं पता बाकी, एक चीज पता है वेरिएबल कॉस्ट पता है और उसकी अपनी परसेंटेज पता है, तो क्या हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट अगर खुद 58% है तो अपनी परसेंटेज से डिवाइड करो, 58 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से कर दो, तो आपके पास देख लीजिएगा 12 आ जाएगा। अगर पॉइंट्स में नहीं आ रहा तो अराउंड 12 के आ जाएगा। डन। कोई एक चीज पता है और उसकी अपनी परसेंटेज पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चल गया। अगर फॉर एग्जांपल आपको
कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता है, वो है आपके पास 75,000 और आपकी सेल्स है 2 लाख। सेल्स कितनी है? 2 लाख और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 75,000। आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन और उसकी परसेंटेज बता दी जाए, उसकी परसेंटेज बता दी जाए 25%। क्या आप सेल्स फाइंड कर सकते हैं? आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं? आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है तो ज़रा एक चीज़ की तरफ ध्यान दें। अगर बिजनेस को पहले हम कहते थे कंट्रीब्यूशन 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 और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने कहा अगर किसी बिजनेस को कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है, जितनी उसकी फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, कि उसे इतना कंट्रीब्यूशन अर्न होगा। 25,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न होगा, 25,000 रुपया फिक्स कॉस्ट है, तो क्या अचीव हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। थोड़ा सा चेंज करते हैं हम कहते हैं अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना चाहिए? 25%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना चाहिए? 25%। और उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, किससे डिवाइड करो? CS रेशियो से, CM रेशियो से। मतलब मुझे कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए? 25%। और मेरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या है? मेरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मैंने निकाली थी 42 थी, 8 थी, 2% थी, 42% थी। आंसर देखिए किस में आता है? आंसर क्या आएगा? सॉरी, 25,000 डिवाइडेड बाय 52%। पक्की बात है? सर हम बेसिकली वही वाला काम कर रहे हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे कितना चाहिए? 25,000 और मेरा CS रेशो कितनी है? 42%। तो मुझे पता चल जाएगा कितनी सेल्स करूं तो इतना कंट्रीब्यूशन आएगा। इट मीन्स कि अगर मैं CS रेशो से डिवाइड करता हूं तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर आता है इन टर्म ऑफ डॉलर्स, इन टर्म ऑफ डॉलर्स। अभी थोड़ी देर पहले जो काम हम कर रहे थे ना, वो यही कर रहे थे। तो एक चीज पता हो और उसकी परसेंटेज बताओ। मैं कह रहा हूं मुझे कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए? मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हैं। मुझे कमाना है 10,000 रुपए का प्रॉफिट। 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 25,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करना है? 35,000। 35,000 कंट्रीब्यूशन अर्न करना है और मेरी CM रेशियो क्या है? 42%। अगेन मुझे किस में आंसर देगा? इतने रुपए की सेल करो तो तुम्हें 10,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। पहले किस में बात हो रही थी? इन टर्म ऑफ यूनिट्स में बात हो रही थी। अब किस में बात हो रही है? डॉलर्स में बात हो रही है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, डिनोमिनेटर चेंज हो गया है, बजाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के अब क्या है? CS रेशियो है। क्या है? CS रेशियो है। बेसिकली ऊपर न्यूमरेटर कंट्रीब्यूशन ही है, न्यूमरेटर क्या है? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय उसी कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डिजायर्ड सेल आ जाएगी आपके। आपको कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है? जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट है। दूसरे लफ्जों में आप ब्रेक इवन पॉइंट पता चलाना चाह रहे हो, डिवाइड बाय CS रेशियो करोगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आएगा इन टर्म ऑफ डॉलर्स। 4 फार्मूलाज हो गए, 4 फार्मूलाज हो गए। कौन कौन से फार्मूलाज हो गए जी सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये किस में आंसर आ दे देगा आपको? ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ यूनिट्स में। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो से डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्टली किस में आंसर दे देगा? डॉलर्स में आंसर देगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट के फार्मूलाज हैं। ये किसका फार्मूला है? इन टर्म ऑफ यूनिट्स का। ये किसका फार्मूला है? इन टर्म ऑफ डॉलर निकालने। और पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पीछे बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। दूसरा किस चीज़ का फार्मूला हमने पढ़ा है? डिजायर्ड या रिक्वायर्ड कह लो, रिक्वायर्ड या डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम, सेल्स
वॉल्यूम। अगर इन टर्म ऑफ यूनिट्स चाहिए तो आप कह रहे हैं मुझे अब सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, मुझे कितना पहले कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए था, जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है, दूसरे लफ्जों में ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करनी है प्लस मुझे प्रॉफिट भी, इतना मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, डिवाइडेड बाय अगेन सी एस रेशो करोगे तो किस में आंसर आएगा, इन टर्म ऑफ डॉलर्स आ जाएगा। और यही आप अगर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय किससे करते, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करते, तो आपके पास किस में आंसर आता, इन टर्म ऑफ यूनिट्स। इतने यूनिट सेल करो तो आपको क्या होगा, इतने रुपए का प्रॉफिट अर्न हो। समझ आती है कुछ, बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे ना। छोटी सी और डिस्कशन करता हूँ, एक टर्मिनोलॉजी सिखाता हूँ आपको, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इधर यहाँ पे मुझे एक ब्रेक इवन पॉइंट का वो एडवांटेजेस या यूजफुलनेस कि ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस किया क्यों जाता है, एक लाइन आपको शायद पढ़ने को मिले कुछ इंटरनेशनल अच्छी बुक्स जो आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर एक चीज़ लिखी होती है कि यार ये ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे लिखे होते हैं। एक तो ये बड़ा यूज़फुल होता है जो न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेसेस होते हैं, सबसे पहले तो उनका फोकस तो नहीं होता ना प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट नहीं, मैं कह रहा हूँ न्यू बिजनेसेस जो होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, कैलकुलेट करना किसी बिजनेसेस के लिए क्यों, उसमें एक फ़ायदा लिखा होता है कि यार ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा ही ज़रूरी होता है न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेसेस के लिए। नए बिजनेसेस जो इस्टेब्लिश होते हैं उनको, उनका फोकस, पहला फोकस क्या होता है यार, अब कॉस्टें कवर हो, कॉस्ट कवर होगी ना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, नाम बन गया तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। एक और बड़ी मजे की, अभी इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुझे याद आया, एक और बड़े मजे की चीज लिखी होती है कि ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस बड़ा हेल्पफुल होता है बजट में रिस्क असेस करने के लिए। बजट में रिस्क असेस करने के लिए हमने एक बजट बनाया, फ्लेक्सिबल बजट, असल में टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए थोड़ी सी डरता हूँ कि आप ये ना कि वो हो F2 का नॉलेज है। फ्लेक्सिबल बजट, हमने डिफरेंट लेवल्स का बजट बनाया, एक बनाया कि हम शायद 5000 यूनिट सेल करें, एक बनाया 6000 यूनिट सेल करें, एक चलो 2 यूनिट सेल करें, 5000 यूनिट्स हो सकता है सेल करें। हमने 2 डिफरेंट लेवल पे बजट बनाया अपना, बजट बना के इतनी सेल्स होगी, इतनी कॉस्ट होगी, सारे खर्चे लिखे, इतना रेवेन्यू अर्न होगा, इतनी कॉस्ट इनकर होगी। 2 डिफरेंट लेवल पे हमने बजट बनाया, 5000 यूनिट का बजट और 6000 यूनिट का बजट। इसके नीचे वो सारी सेल्स, इतनी कॉस्ट होगी, सारी कॉस्ट, पूरा का पूरा बजट तैयार किया हुआ है। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है फॉर एग्जांपल कितना है, 3800। किस बजट में रिस्क ज़्यादा है, मतलब कौन सा बजट ज़्यादा रिस्की है, जो ब्रेक इवन के करीब है, जो ब्रेक इवन के करीब है। थोड़ा सा अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बता दूं, थोड़ी अच्छी समझ आएगी आप लोगों को। फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना है, 4600 है, और हमने बजट बनाया कि नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है 5000 भी हो सकता है और 6000 भी हो सकता है। ज़्यादा रिस्क किस में है, 5000 वाले, थोड़े से भी यूनिट कम होते गए ना तो डेंजर की तरफ मूव कर जाएंगे वो ब्रेक इवन, और फिर ब्रेक इवन से भी नीचे हो गए तो क्या होगा, लॉस मेकिंग एरिया। तो आपने जो मैं वर्ड बोला था ना, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस किसी बजट में रिस्क को आइडेंटिफाई करने में बड़ा मदद है। पहले ब्रेक इवन पॉइंट पता होगा तो फिर बजट में रिस्क का पता चलेगा ना। तो खैर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट से मुझे एक चीज ज़हन में आई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपली सादा देसी मतलब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट से भाई कितने दूर हैं आप, ब्रेक इवन पॉइंट से कितने दूर हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सादा सा फार्मूला, बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स भी हो सकती हैं, वर्सेस कौन सी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स। अब अगेन इन टर्म ऑफ यूनिट्स भी बात कर सकते हैं और इन टर्म ऑफ डॉलर्स भी बात कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, ब्रेक इवन पॉइंट निकला 12000 यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकला 12000 यूनिट्स, और मेरा बजटेड सेल्स है फॉर एग्जांपल यूनिट्स में कितनी है 18000 यूनिट्स, तो मैं कहूँगा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 6000 यूनिट्स भी मैंने कम बेचे
मुझे लॉस नहीं होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल भी हो सकते हैं, ज़्यादातर बाइटेड होता है। वो क्वेश्चन का सिनेरियो डिफाइन करेगा। वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना। अब जैसे ये इन टर्म ऑफ यूनिट्स की बात की है ना, इस तरह मैं ये भी कह सकता कहता मेरी ब्रेक इवन सेल्स $60,000 है और मेरी बजटेड सेल्स फॉर एग्जांपल 95,000, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? $35,000। इन टर्म ऑफ यूनिट्स भी बात हो सकती है, इन टर्म ऑफ डॉलर्स भी बात हो सकती है। पहली बात यह है कि इन टर्म ऑफ यूनिट्स निकल आए, पता चल गया 6,000, तो 6,000 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस है, तो आपके पास सेल्स में आंसर आ जाएगा। या डायरेक्टली आपके पास सेल्स गिवन हो तो आपके पास कंपैरिजन करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल सकता है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। असल चीज़ जो है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। जल्दी से एक चीज़ बनाता हूँ। हमने सेल्स की थी, आई थिंक डाटा थोड़ा सा चलो चेंज कर लेता हूँ, एक डाटा पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे। मैंने यूनिट सेल किए 8,000 और मेरी सेलिंग प्राइस है 15। कितनी बन गई सेल्स वैल्यू? कितनी? 1,20,000। वेरिएबल कॉस्ट मैंने 8,000 यूनिट सेल किए, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 10। कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया? 40,000। और मेरी फिक्स कॉस्ट है 40,000, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। एक डिफरेंट लेवल पे कहता हूँ, मेरी बजटेड सेल्स है फॉर एग्जांपल 12,000 यूनिट्स। 12,000 को ज़रा मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, 180,000। मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 12,000 यूनिट्स इंटू 10, 1,20,000। मेरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया? 60,000। अगेन 12,000 इंटू 5, और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। ये मेरी बजटेड सेल है। ठीक है, बजटेड सेल। तो ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? आप कहें 8,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स का डिफरेंस, 4,000 यूनिट्स मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये भी कह सकते हैं 1,20,000 और 1,80,000, $60,000 मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक चीज़ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो में क्या करते हैं आप? मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगेन डिवाइड कर देते हैं, किससे? बजटेड सेल्स के साथ। बजटेड सेल्स के साथ मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन अगर आपने न्यूमरेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाला है तो डिवाइड भी किससे करना है? बजटेड सेल्स कौन सी वाली? यूनिट्स वाली। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स निकाला है तो आपने डिनोमिनेटर भी क्या लेना है? डॉलर्स। जिसमें मर्जी है कर ले, हमारे वैसे यूनिट्स वाली कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 8,000 और 12,000। 12,000 बजटेड सेल्स इन टर्म ऑफ यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल 8,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कर लें या दूसरा वाला काम कर लें, 1,20,000 और 1,80,000 वाला। 1,20,000 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 1,80,000। इसको आगे पीछे कर दें, बस माइनस का साइन इग्नोर कर दीजिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। बताएं जरा कितना था मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 33.3333, पूरा पूरा 33.33%। हम कितने परसेंट सेफ हैं? 33 एक मजे की बात ये है, दूसरे लफ्जों में 33.33% भी हमारी सेल्स क्या हो जाए? कम हो जाए, तब भी हमें लॉस नहीं होगा। एक आखिरी इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो होती है, कैलकुलेशन तो हमें समझ आ गई। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने परसेंट है हमारी बजटेड सेल्स का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो जो होती है ना सर, इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। किसकी परसेंटेज होती है? प्रॉफिट की। ये MOS रेशो बेसिकली इस प्रॉफिट की परसेंटेज है। किसकी परसेंटेज है? प्रॉफिट की। जैसे वेरिएबल कॉस्ट 40% होती थी तो हम कहते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 60% है। हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% होता था तो हम कहते थे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 70% है। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसकी परसेंटेज होती है?
प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। बेसिकली है ये ना कि हम कितना ऊपर गए हैं, कितना प्रॉफिट अर्न किया। सर किसका 33.33%? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का 33.33 खुद प्रॉफिट है। 33.33 खुद प्रॉफिट है। सर ये प्रॉफिट 33.33% है, ठीक है, मतलब 20,000 इज 33.33%। किसका 33.33? डिनोमिनेटर इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। किसका 33.33%? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का 33%। मींस कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेस बन गई, प्रॉफिट क्या आ रहा है 33.33%, तो फिक्स कॉस्ट कंफर्म कितनी है 66.67%। इट मींस एक बड़ी मजे की बात, वो सीएम रेशो वाली बात हो जाएगी। हमें 40,000 का पता होता, हमें 40,000 का पता होता और हमें एमओएस पता होती, एमओएस रेशो पता होती 33.33। हम कहते हैं 40,000 फिक्स कॉस्ट है, 33.33% एमओएस है, मतलब प्रॉफिट इज 33.33%। तो ये 40,000 जो है वो कितने परसेंट है 66.67। तो हम कहते हैं 40,000 को जल्दी से जरा डिवाइड करो 66.67% या 66.67 मल्टीप्लाई बाय 100 करें आंसर, तो आपके पास देखिएगा आंसर यही कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 60,000। आगे 60,000 ना, किसकी परसेंटेज होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? प्रॉफिट की। क्या चीज है 33.33%? प्रॉफिट इज 33.33%। किसका? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। तो फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट है? डिफरेंस निकाल लो 100 उसका। अगर मेरा सीएम रेशो 28% है, सॉरी, अगर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो 28% है, कितने परसेंट है 28%, तो फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट है? नहीं दो बोलो ना। प्रॉफिट इज 28%, प्रॉफिट इज 28, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 28%। फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट है फिर इसका मतलब है? ठीक है, समझ आती है? छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे नन्हे मुन्ने से मैथ्स एंड यूजरी के क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, सारे के सारे इन्हीं फार्मूलाज की एप्लीकेशन है। 4 खुदू तरीन फार्मूला जो आप पहले आपको पढ़ाए हैं मैंने, ऊपर वाले 4 फार्मूला है क्या बेसिकली मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी टेक्निकल तो नहीं कहना चाहिए, फिर थोड़े से इसके अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जार्गन्स यूज हुए हैं थोड़ा थोड़ा सा, बाकी कुछ भी नहीं है सर। बाकी अब आपकी फार्मूलाज की एप्लीकेशन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनके साथ ज़रा कुश्ती शुश्ती कीजिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डन, मिलते हैं जी एक ब्रेक के बाद।